हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का एक एसेंशियल राज्य सिक्किम भारत का पार्ट कैसे बना, कैसे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी सारी छोटी छोटी देसी रियासतें थी, उनको मिलाना। जैसे कि हम आपको बताएं, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना, या हैदराबाद का भारत में विलय करना, जूनागढ़ का विलय करना, त्रावणकोर का विलय करना, और सिक्किम को उस टाइम क्यों भारत में नहीं मिलाया गया। हर एक पहलू को इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आएगा सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया गया, उस समय की सरकारों की क्या रणनीति थी और साथ ही क्या क्या लीगल एस्पेक्ट थे इसके पीछे। हर एक पहलू पर बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, भारत में सिक्किम को कैसे मिलाया गया। सन 1950 में जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो सिक्किम का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हम आपको बता दें कि वो उसे हमेशा डर सताया हुआ था, क्योंकि वो इंडिया, चाइना और ईस्ट पाकिस्तान, मतलब कि आज के बांग्लादेश, तीनों के बीच में था। उसे हमेशा डर सताया हुआ था कि कोई उसके ऊपर अटैक ना कर दे। तो वो भारत के पास आता है और सन 1950 में भारत उसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा देता है। प्रोटेक्टोरेट स्टेट आप पूछेंगे क्या होता है, तो प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य, जो छोटा राज्य है, वो अपने बड़े राज्य के पास जाता है और वो कहता है कि आप हमें प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दीजिए, जिसकी वजह से वहाँ का उस देश पे अगर कोई भी मिलिट्री रूप से हमला करता है तो उसको जाके बड़े राज्य बचा सकते हैं। अगर डिप्लोमेटिक रूप से कोई भी उसके विरोध में आता है तो उसके साथ बड़ा राज्य खड़ा हो। मान लीजिए कि अगर चाइना कल सिक्किम के ऊपर अटैक कर देता है तो इंडिया की जिम्मेदारी होगी कि इंडिया जाके उसे बचाए। मान लीजिए डिप्लोमेटिक लेवल पे यूनाइटेड नेशन में सिक्किम के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आता है तो भारत की जिम्मेदारी होगी कि भारत जाके विभिन्न देशों को सिक्किम के पक्ष में लाके खड़ा करे। ये भारत की जिम्मेदारी होगी। परंतु सिक्किम अपना एक अलग देश था, वो अपनी सरकार वहाँ खुद चला रहा था। वहाँ का चोग्याल वंश का राजा था जो वहाँ की पूरी तरीके से पॉलिटिक्स को गवर्न किया हुआ था। भारत भी नहीं चाहता था सिक्किम को अपने अंदर लेने के लिए, क्योंकि हमारे और चीन के रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे थे उस समय। भारत चीनी भाई भाई के नारे पंडित नेहरू उस समय दे रहे थे और इसलिए सिक्किम को भारत का पार्ट नहीं बनाया गया। पर धीरे धीरे सिचुएशन परिवर्तन होता गया। सन 1962 में हम देखते हैं किस तरीके से चीन भारत में इलीगली इंट्रूजन करता है, चाहे वेस्टर्न सेक्टर हो चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो। भारत के बहुत सारे पार्टों के ऊपर वो कब्जा कर लेता है। स्काई चीन जैसे एरिया हमारे हाथ से बाहर चले जाते हैं। इसको नज़र में रखते हुए आगे आने वाली सरकारें, चाहे वो मोरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे वो आगे इंदिरा गांधी की सरकार हो, इनका पूरा तरीके से क्लियर विजन होता गया कि सिक्किम को हमें भारत में मिलाना पड़ेगा, चाहे जैसे मिलाना पड़ेगा। इसके लिए भारत की जो प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि सिक्किम को किसी भी प्रकार से भारत में मिलाया जाए और भारत का एसेंशियल पार्ट बनाया जाए, जिससे कि चाइना को वो काउंटर कर सके। हम आपको बताएं, सिक्किम की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य जाने हैं, मतलब जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, तो आपको सिक्किम होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। अगर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर चीन आके काट देता है तो भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्यों से संपर्क पूर्ण रूप से टूट जाएगा। मतलब मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे राज्य जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य भारत से कट जाएंगे। तो सिक्किम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सन 1973 में रॉ की मदद से वहाँ के लोगों को ये बताया जाता है कि यहाँ की जो चोग्याल सरकार है, मतलब चोग्याल डायनेस्टी की जो किंग है, वो आपके लिए कुछ ऐसी वेलफेयर काम नहीं कर रहे हैं, आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। और सिक्किम में सिक्किम स्प्रिंग होता है। सिक्किम स्प्रिंग क्या होता है, आपने सुना होगा, अरब स्प्रिंग हुआ था ट्यूनीशिया और बहुत सारे अरब राज्य में, मतलब कि अफ्रीका राज्य में, जहाँ पे जो वहाँ पे राजतंत्र था उसे लोकतंत्र में लोग चाहते थे कन्वर्ट हो और लोग रोड पे उतरे थे। ऐसे ही सिक्किम में 1973 में लोग रोड पे आते हैं और कहते हैं कि सिक्किम को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, मतलब कि हम लोग खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें और हम लोग इलेक्शन में खड़े हो सकें। सिक्किम में एक सिविल वॉर सिचुएशन राइज हो जाती है। उसी समय भारत बीच में मध्यस्थता करने आता है, क्योंकि भारत 1950 में सिक्किम का प्रोटेक्टोरेट राज्य था और सिक्किम को बचाना भारत का कर्तव्य था। इसलिए भारत की सरकार 1973 में सिक्किम में जाती है और चोग्याल राजा जो वहाँ के किंग थे उनसे
वहाँ पे जो लोग थे उनसे और भारत सरकार तीनों मिलकर ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सिक्किम में भी अब चुनाव होंगे, परंतु जो राजा हैं उनके पद की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। जैसे ब्रिटेन में राजा होते हैं जो कि नॉमिनल हेड होते हैं, ऐसे ही सिक्किम के जो राजा हैं वो नॉमिनल हेड होंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वहाँ पे चुनाव होने के बाद होंगे। और वहाँ पे चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद वहाँ पे जो सरकार बनती है वो सिक्किम कांग्रेस की बनती है, मतलब कि वो प्रो इंडियन होते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में सिक्किम को मिलाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सिक्किम एक्ट 1974 पास करती है। सिक्किम एक्ट 1974 में ये कहा जाता है कि जो चोग्याल वंश के राजा हैं इन्हें नॉमिनल हेड सिर्फ बनाया जाए, मतलब कि ये नाम के राजा रहेंगे और इनकी सारी पावर छीन ली जाती है। इनकी जब सारी पावर छीन ली जाती है तो जो चोग्याल वंश के राजा हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जा जाके ये गाते हैं कि भारत उनके देश में इलीगल रूप से आ रहा है, भारत सरकार सिक्किम को अपना पार्ट बनाना चाहती है। ऐसा वो प्रोपेगेंडा फैलाने के पूरे विश्व भर में प्रयास करते हैं, जो कि सही बात भी थी एक तरीके से। ऐसा कंप्लेंट ग्लोबल लेवल पे वो जाके करते हैं। सिक्किम की जो सरकार चुन के आई थी, सिक्किम कांग्रेस, वो कहती थी कि हमें भारत के साथ और इम्पॉर्टेंट रिलेशन शेयर करना है और सिनर्जी को बढ़ाना है भारत और सिक्किम के बीच में। इंदिरा गांधी तुरंत ही पार्लियामेंट का सेशन बुलाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन करती हैं। और संविधान संशोधन में ये कहा जाता है सिक्किम अब भारत का एसोसिएट स्टेट बन जाता है और सेक्शन 2A को जोड़ा जाता है, मतलब आर्टिकल 2A और जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया जाता है। अब आप कहेंगे एसोसिएट स्टेट क्या होता है? एसोसिएट स्टेट ऐसा होता है सिक्किम के लोग आके भारत की लोकसभा में बैठेंगे, सिक्किम के लोग आके भारत के एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इंडिया में जॉब पा सकते हैं। एसोसिएट स्टेट सिक्किम को बनाया गया। अभी भी सिक्किम भारत में पूर्ण रूप से मिला नहीं था। ये एसोसिएट स्टेट 35वां संविधान संशोधन सन 1974 में करके सिक्किम को भारत का बना दिया गया। भारत की जो विपक्ष की सरकार थी उस समय, वो इंदिरा गांधी का पूर्ण रूप से विरोध करने लगी, ये कहकर कि हमारे संविधान में कहीं एसोसिएट स्टेट नाम का चीज है ही नहीं। यहाँ जो सरकार है वो अनडेमोक्रेटिकली कुछ भी संविधान में परिवर्तन कर रही है, जो चाहे वो परिवर्तन कर दे रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय कहती हैं कि आपने सही से संविधान पढ़ा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 2 में जाइए और वहां लिखा है कि पार्लियामेंट अपने कानून की वजह से, मतलब पार्लियामेंट मेक बाय लॉ, कोई भी ऐसा कानून बना सकता है जिसमें वो ठीक समझे। मतलब कि अगर कोई भी राज्य को स्थापित करना है तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है जैसे कि वो ठीक समझे। इसीलिए हम ये ठीक समझते हैं कि सिक्किम को अब एसोसिएट स्टेट बनाने की जरूरत है और इसीलिए एसोसिएट स्टेट का कॉन्सेप्ट सिक्किम में लाया गया और सिक्किम एसोसिएट स्टेट बन गया भारत का। अभी भी सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य नहीं बना था। अगले साल श्रीमती इंदिरा गांधी ये समझ चुकी थी कि चोग्याल वंश के जो राजा हैं वो पूरे इंटरनेशनल रूप में, मतलब कि पूरे विश्व के समाज में ये मैसेज फैला रहे हैं कि भारत उनके देश में कब्जा कर रहा है, इसीलिए हमें वहां पे रेफरेंडम करवा लेना चाहिए। रेफरेंडम मतलब कि वहां पे इलेक्शन करवा लेना चाहिए कि वहां के लोग क्या पूर्ण रूप से भारत में मिलना चाहते हैं, मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, या वो चोग्याल डायनेस्टी मतलब कि वहां के राजतंत्र में खुश है। ओवरवेलमिंगली मतलब कि बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से लोग ने ये चूज किया कि वो भारत का एसेंशियल पार्ट बनना चाहते हैं, मतलब कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जब वो जाना चाहते हैं, उसी समय सिक्किम की असेंबली ने एक लॉ पास किया जिसमें कि चोग्याल वंश को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। मतलब कि अब से चोग्याल वंश का जो हेरिडिटी मतलब कि जो नॉमिनल हेड थे वो भी खत्म हो गया और संविधान में भारत के 36वां संविधान संशोधन 1950 में लाया जाता है और कहा जाता है कि अब से सेक्शन 2A को हटा दिया गया, मतलब सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट नहीं रह गया। तो क्या हो गया, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया और 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारत का एक पार्ट बन जाता है। सिक्किम भारत का 22वें राज्य के रूप में पार्ट बन जाता है और सिक्किम भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि सिक्किम को किस स्ट्रैटेजी के साथ भारत में मिलाया गया
सिक्किम को मिलाना भारत में क्यों जरूरी था, क्योंकि 7 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य थे, उनको प्रिवेंट करना था चाइना के इंट्रूजन से, तो हमें सिक्किम के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रूप से भी और जियो हेरिटेज पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये थी सिक्किम को भारत में विलय करने की कहानी कि क्या क्या रॉ की एजेंसी किस तरीके से इन्वॉल्व थी मिलाने के लिए। सिक्किम स्प्रिंग कैसे हुआ था, जैसे कि अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया में हुआ था वैसे, और सिक्किम को पहले प्रोटेक्टोरेट राज्य से एसोसिएट राज्य की कहानी और एसोसिएट राज्य से फुल फ्लेज स्टेट की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।